हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रंजीत कुमार आप सबको आर्य एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अल्कोहल फिनॉल ईथर देखने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आज हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये आई थिंक कि आप सबके प्रिपरेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर होगा, क्योंकि मैं बहुत सारा डिटेल कॉन्सेप्ट आज आपको मैं देने वाला हूं। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को और भी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगले चैप्टर का भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और बहुत जल्द अगले चैप्टर का भी वीडियो मैं आपको इसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। तो बच्चों, स्टार्ट हो जाइए हमारे साथ, कॉपी और पेन लेकर बैठिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि देखो इस चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है और किसी भी चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रॉपर्ली देखिए, क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड या अमाइंस है, इन सब के अंदर अल्कोहल का भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो बच्चों आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि अल्कोहल को बनाने का क्या तरीका। देखिए, आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा होगा अल्कोहल को बनाने का बहुत सारा मेथड्स होता है ना। फर्स्ट पेज में ही आप लोगों ने देखा था, अल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी देखा है और अल्कोहल चैप्टर में भी एनसीईआरटी में आप लोगों ने अच्छे से देखा है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा मेथड है अल्कोहल बनाने का, वो है हाइड्रेशन, है ना। इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। देखिए, तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है हाइड्रेशन। तो देखिए, अल्कीन्स के अंदर हाइड्रेशन आप कराएंगे, आपको अल्कोहल फॉर्म कर जाता है। तो चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इथीन है, तो यहाँ पे हाइड्रेशन में आप ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहाँ पे हम एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में हम हाइड्रेशन कराते हैं। ये हमारा H+ है ना, एसिडिक मीडियम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, H+ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं ना। और जैसे ही हमने यहाँ पे H+ को इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा और फाइनली जो अल्कोहल का लोन पेयर है वो इसको मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है C, सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पे सबसे पहले H हमने इंट्रोड्यूस किया था और यहाँ पे हम OH2 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो OH2 के अंदर जो ऑक्सीजन उस पर प्लस चार्ज है, तो हम यहाँ पे H+ को लीव करवाएंगे और हमें यहाँ पे मिल जाता है अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मेथड हुआ सबसे पहला हाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हाइड्रेशन के अंदर हम स्टेबिलिटी देखेंगे, अगर रीअरेंजमेंट का भी कहीं भी कोई चांसेस है तो वो रीअरेंज करने के बाद फाइनल हम प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अल्कोहल फॉर्म करता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कीन्स के अंदर आप मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन आप यूज़ करिएगा और उस बेस पे आप यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको समराइज करके मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं डिटेल बता रहा हूँ। डिटेल अगले वीडियोस में मैं किसी और वीडियो में बात कर लूँगा। और ऑलरेडी मैं छोटे छोटे वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ अल्कोहल फिनॉल ईथर के ऊपर। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा में हम अल्कीन्स के अंदर ही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं। तो इसके अंदर हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करेंगे, ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे मार्कोनिकॉफ यूज़ होता है, कहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ यूज़ होता है, यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिकॉफ यूज़ होगा। तो याद रखिएगा, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ में थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है और मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, यहाँ इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होता है वहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है और जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है वहाँ पे OH लगाना है। ठीक है, ये हो गया मार्कोनिकॉफ, जो हमने हाइड्रेशन की बात किया हमने। दूसरा कि अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात मैं करूँगा, तो यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे आपको लगाना है OH
और जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे लगाना है H। तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रोसेस आपसे पूछा जाता है। दूसरा एल्डिहाइड का रिडक्शन भी कराते हैं हम। देखो यहाँ पे जैसे आपके पास एल्डिहाइड है RCHO, है ना, तो RCHO का रिडक्शन कराते हैं। तो देखिए रिडक्शन आप कई मेथड के माध्यम से करा सकते हैं, जैसे हाइड्रोजिनेशन करा लो आप पैलेडियम के प्रेजेंस में, या आप सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, है ना, या बेटा आप AlAlH4 ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप मेथड आप यूज़ करिए, आप ये रिड्यूस हो जाएगा। और चूंकि एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड आपको 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है ना। तो आप एक बात याद रखिएगा, ट्रिक मैं सिखा देता हूँ आपको। ये जो आपका CHO है ना, ये CH2OH में कहीं भी दिख जाए, कहीं भी एल्डिहाइड दिख जाए, आपको 1 डिग्री अल्कोहल ही फॉर्म करना है। रिएजेंट्स ये सभी आप यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस करना क्या है कि जहाँ CHO दिखे वहाँ पे CH2OH कर लेना, और जहाँ पे कीटोन दिखे, देखो आपका कीटोन है ना यहाँ पे RCOR, तो कहीं भी आपको कीटोन दिख जाए, है ना, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, और ये सब रिएजेंट दिख जाए, तो इनके प्रेजेंस में आप यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेंगे। तो बस करना क्या है कि पाई बॉन्ड तोड़ लेना है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ पे कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगाना है। तो यहाँ पे RCOH R- बनेगा और साथ में यहाँ पे H आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बात अच्छे से दिमाग में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा था। जैसे एल्डिहाइड रहेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाना, और अगर कीटोन रहेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाना, है ना। और अगर कभी आपका मान लीजिए कि अलग अलग तरह के एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, रिंग के ऊपर भी एल्डिहाइड दिया जा सकता है, कहीं भी अगर मान लीजिए इस तरह का रिंग के ऊपर भी अगर एल्डिहाइड दे दे, CHO दे दे, तो कहीं भी यहाँ CHO देखना, बस इसको CH2OH में चेंज कर देना, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ अलग अलग डिफरेंट तरह के आपके अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, ऐसा कुछ करके दे देगा, है ना, इधर दे दिया, इधर NO2 लगा दिया, तो बेटा घबराना नहीं आप, है ना। तो यहाँ पे जो CO है ना, CO बस इसको आप क्या करना, 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर देना। आपको कीटोन पहचानने आना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, कीटोन एल्डिहाइड में फ़र्क नहीं कर पाते, तो उनको बस ध्यान में रखना है कि जो कीटोन होता है वो बीच में होता है ना, दोनों तरफ कार्बन होता है, और जो एल्डिहाइड होता है एक तरफ कार्बन होगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, है ना। तो ये फ़र्क समझिएगा। तो कहीं भी NO2 लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ये कीटोन जो है वहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल देगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में या हाइड्रोजन प्लैटिनम के केस में NO2 भी रिड्यूस होकर NH2 में चेंज हो जाता है ना। तो ये तो आगे भी आप पढ़ेंगे, अभी एमीन्स वगैरह चैप्टर में ये सब देखेंगे, है ना। तो उतनी बात हमें अभी नहीं करनी है, हमें बस यहाँ पे अभी रहना है, ठीक है। तो कीटोन की बात हो गई। अच्छा, कभी कभी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकता है ना बेटा। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं ना, रिड्यूस करके आप अल्कोहल पा सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड चूंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और RCOH अपने आप में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, अच्छा एसिड, ऑर्गेनिक में अच्छा एसिड होता है। और जब आप इसका रिडक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन देंगे और प्लैटिनम देते हैं या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देते हैं, मान लीजिए सपोज करिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने दिया, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या होता है कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना वो H+ को फायर करता है, और चूंकि यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट आपका H- है, तो ये क्या करेगा, अपने दोस्त H+ के साथ ये बॉन्डिंग कर लेगा, और बॉन्डिंग करने से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ना कि आपका रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है ये। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में बेसिकली जो है ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है ना। तो हमारे लिए इकोनॉमिकली भी सही नहीं है, और काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, काफ़ी खर्च हो जाएगा। इस तरह से प्रोसेस हम नहीं करते हैं, नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो बेटा इसके लिए क्या प्रोसेस है, तो देखो इसके लिए प्रोसेस ये होता है, IIT में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है JEE वगैरह में, कि आप सबसे पहले इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में चेंज कर लीजिए, है ना, ईस्टर में चेंज कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ ईस्टर में बदल लीजिएगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आपका अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो जैसे RCOH को आपने क्या किया, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया, है ना। तो जैसे ही आप रिएक्शन कराते हो यहाँ पे RCOO R- बन जाएगा। अब इसको क्या करो, इसका हाइड्रोलिसिस कर लो। जैसे हाइड्रोलिसिस करिएगा तो आपको यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक आपको अल्कोहल फॉर्म कर जाएगा, है ना। तो ये मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, रिडक्शन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे LiAlH4 आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो हट गया ना यहाँ से।
तो आप यहाँ पे सिंपली रिडक्शन करिए, आपका RCOOR जो आपका ग्रुप दिख रहा है ना बेटा, ध्यान से देखना, ये जैसे ही आप रिड्यूस करिएगा, यहाँ पे रिडक्शन करिएगा, तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक हाइड्रोजन मिलकर यहाँ अल्कोहल बना लेगा। और ये जो पर्टिकुलर आपको दिख रहा है, इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे, देखो ये वाला बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, उसके यहाँ पे वैलेंसी फ्री हो गया कार्बन के पास, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा, साथ में ये हाइड्रोजन भी बाहर चला गया यहाँ पे, उसकी वजह से एक हाइड्रोजन यूज हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे RCH2OH का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ईस्टर बनाकर ही आप उसको रिड्यूस करिए, ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये पाथवे है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपको। ठीक है बेटा, तो ये सब बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। तो बेटा अगला प्रोसेस हम करते हैं, देखो ये सेम प्रोसेस यहाँ भी आपका दिया ना, ईस्टर में क्या करना है, ये बस आपको यहाँ से ये ब्रेक कर लेना है और इस पोर्शन को RCH2OH बना लेना है, आपको RCH2OH बना लेना है, बस आपका काम हो गया, है ना। यहाँ पे ये अल्कोहल बन जाता है। अच्छा, कीटोन के अंदर अगर हम ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जैसे देखिए कीटोन से भी आप यहाँ अल्कोहल बना सकते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है। जैसे कीटोन तो कीटोन तो आपका इजीली पोलराइज हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे माइनस डेल्टा चार्ज होता है, यहाँ पे प्लस डेल्टा चार्ज होता है ना। और ग्रिग्नार्ड आपका एक बहुत ही अच्छा एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है R-, है ना। तो ये R- इस कार्बन पे अटैक करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन Mg को देता है, तो यहाँ पे आपका सिंपली O- Mgx बन जाता है और यहाँ पे आपका R जुड़ गया और साथ में हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पे ये जो प्रॉपर आप जो देख रहे हैं, ये जो प्रॉपर आप यहाँ देख रहे हैं Mgx, ये बाहर चला जाता है और H2O का OH, बेटा ध्यान दीजिएगा, H2O का OH जो है H2O का OH यहाँ पे लग जाता है और यहाँ पे C के साथ R जुड़ गया, यानी आपका यहाँ पे अगर यहाँ पे कीटोन है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बना लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज योर 3 डिग्री अल्कोहल। तो अगर आप कीटोन से बनाना चाहते हैं अल्कोहल तो ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है ना। तो ये पूरा प्रोसेस आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखिए अल्कोहल से कुछ रिएक्शंस कराते हैं, ये बेसिकली हमारा मेथड हो गया सारा बनाने का अल्कोहल। अब यहाँ रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो देखिए अल्कोहल को अगर आप सोडियम के साथ, जैसे अल्कोहलिक सोल्यूशन में अगर आप सोडियम का टुकड़ा डाल देते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, ये आप जानते होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, और सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है, जिसमें हमारा जो ऑक्साइड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर अल्कोहल का रिएक्शन आप कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो ये ईस्टर बनता है, एक स्वीट स्मेलिंग गैस होता है, यानी कि RCOOH को अगर आप रिएक्शन कराएंगे ROH के साथ तो यहाँ पे अल्कोहल H रिलीज करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड OH रिलीज करता है, तो ये बन जाएगा R-COOR, है ना। तो यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा। ईस्टर का फॉर्मेशन और भी 2-3 तरीके से होता है, जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिला लो। अच्छा, अल्कोहल तो फिक्स रहेगा, इसके साथ आप एसिड क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सतर्क रहिएगा कि अगर एसिड क्लोराइड आप यूज करते हैं तो यहाँ पे एक पायरिडीन, एक बेस आपको लेना पड़ता है, पायरिडीन बेस लेना पड़ता है। और ये जो देखो, ये जो पायरिडीन बेस है, आप बेसिकली क्या होता है कि जैसे अल्कोहल H रिलीज किया है ना बेटा, और
जो आपका एसिड क्लोराइड है वो Cl को रिलीज करता है, ठीक है ना। हमें तो पता है कि जो एसिड का डेरिवेटिव्स होगा वो जो लिविंग ग्रुप होता है यहाँ पे जैसे Cl है, आप देख रहे हो ईस्टर में आपका OR था, तो उसी तरह से यहाँ पे RO C डबल बॉन्ड O, देखिए यहाँ पे R' C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे OR आपका जुड़ गया। तो ये बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं आप, है ना, कि हमारा ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब चूंकि HCl है तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल है, इसीलिए हमें HCl को हटाना पड़ेगा। तो HCl को हटाने के लिए हम यहाँ पे पायरिडीन बेस का यूज करते हैं, चूंकि बेस है और ये एसिड है तो दोनों मिलकर न्यूट्रल फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। तो ये बात भी अच्छे से याद रखिएगा कि कभी भी अगर एसिड क्लोराइड आप यूज करते हैं तो वहां उस केस में आपको पायरिडीन बेस आपको यूज करना है ना। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा, अगर आपको ईस्टर बनाना है तो एक और मेथड आप याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास अल्कोहल है और साथ में आप एसिड एनाहाइड्राइड लेते हैं, है ना, RCOO C डबल बॉन्ड O और R, तो ये हमारा ना एसिटिक एनाहाइड्राइड है। तो देखिए सब में लिविंग ग्रुप होता है आपका, जैसे ये आपका एसिड एनाहाइड्राइड में है तो यहाँ से ये पर्टिकुलर बाहर चला जाएगा और यहाँ से H, देखो बेटा यहाँ पे H जो है इसके साथ आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा OH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो गया R, और साथ में यहाँ पे बेटा देखो RO और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो गया, R हो गया, है ना। तो ये देखो ये पर्टिकुलर हमारा क्या बन गया, ये पर्टिकुलर हमारा ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, ये हमारा ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। 3 तरीका है, तो या तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड से बना लो या आप एसिड क्लोराइड से बना लो। एसिड क्लोराइड से अगर आप बनाएंगे तो वहाँ पायरिडीन नाम का एक बेस चाहिए न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए HCl जो आपका बाई प्रोडक्ट में मिलता है, या आपको लेना होगा एसिड एनाहाइड्राइड, है ना। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए, अल्कोहल को एसिड हैलाइड के साथ आप रिएक्शन कराइए, है ना। तो देखिए हाइड्रा एसिड आप HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, इनके प्रेजेंस में आप यहाँ हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये आपको पता होगा लुकास रिएजेंट, है ना, लुकास रिएजेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ROH का रिएक्शन HX के साथ, चूंकि HX में H जो है वो OH2 बना लेगा और यहाँ से R प्लस आपका सेपरेट हो जाएगा और फाइनली X माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इस R के ऊपर आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपका RX का फॉर्मेशन हो जाता है ना। चलिए, अल्कोहल का रिएक्शन जो है, अल्कोहल का रिएक्शन आप करा सकते हैं PBr3 के साथ, PBr5 के साथ, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ। तो किसी के साथ आप कराइए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान लो ROH है ना, अगर आप PCl3 के साथ या PCl5 के साथ कराते हैं या बेटा SOCl2 के साथ कराते हैं, इन सब में आपको मिल जाएगा RCl, है ना, अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। तो अल्कोहल से हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है ना, ध्यान रखिएगा। अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना चाहें, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डिहाइड्रेशन पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अगर डिहाइड्रेशन करते हैं, जैसे सपोज करो अगर हमारे पास RCH2OH है ना, आप इसका चाहते हैं डिहाइड्रेशन करना, तो अल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है बेटा, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे CH3 CH2 और CH2OH, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप डिहाइड्रेशन जब करते हैं तो आपको चाहिए कॉन्क H2SO4 या आपको चाहिए कॉन्क H3PO4, है ना। तो इसको लेकर आप हीट करेंगे तो यहाँ पे चूंकि कॉन्क H2SO4 है ना बेटा, तो यहाँ पे H+ को रिलीज करता है और ये H+ यहाँ ऑक्सीजन को मिलता है, तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आने के बाद ये क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, तो इजिली रिमूव करना चाहता है यहाँ से। तो यहाँ पे जैसे रिमूव करेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आपका जनरेट कर जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे कार्बोकटायन आपका 1 डिग्री बन रहा है, तो ये रीअरेंज करेगा, यहाँ का H जो है बेटा देखो, ये H+ जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे कार्बोकटायन आपका फॉर्म कर जाता है। तो इस पोजीशन पे जो आपका CH है बीच वाला, उस पे प्लस चार्ज जनरेट करता है। अब देखिए ये जो प्लस चार्ज यहाँ जनरेट करता है, फाइनली आपको यहाँ पे जो रिमेनिंग आपका जो बेस है HSO4 माइनस, है ना बेटा, देखो H2SO4 H+ दे दिया था, अब HSO4 माइनस बच गया। तो HSO4 माइनस जो है, अब वो यहाँ पे क्या करता है, इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पे हो गया आपका CH3, है ना। तो ये बात अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे तो वहाँ एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है। और याद रखिएगा
कि सेट-जेफ रूल को आपको फॉलो कर लेना है ना। सेट-जेफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट-जेफ रूल यही कहता है कि ज्यादा क्राउडेड अल्कीन ही आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, यानी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, मोर क्राउडेड एल्कीन फॉर्म करता है, फॉर्म मेजर प्रोडक्ट, है ना बेटा, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी अल्कीन क्राउडेड होगा मतलब ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे ऐसे समझिए ना, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा अल्कीन्स के चारों तरफ, वो ज्यादा स्टेबल आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगा, है ना। तो याद रखेंगे डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अगर डिहाइड्रेशन करेंगे तो कार्बोकैटायंस इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनाइएगा। जहां रीअरेंजमेंट का चांसेस है वहां रीअरेंजमेंट कराएंगे, आप पढ़े होंगे अच्छे से, रीअरेंजमेंट भी होता है यहाँ पे। उसके बाद फाइनली आपको अल्कीन बना लेना है ना। तो ये तो रहा हमारा डिहाइड्रेशन का केस। दूसरा ऑक्सीडेशन देखो, तो बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, है ना, अल्कोहल आपका ऑक्सीडेशन करेगा और इसके लिए आपको चाहिए अल्कलाइन KMnO4, है ना। दो चीज मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं बता रहा हूँ अल्कलाइन KMnO4 जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बेसिकली देखो, जब भी अल्कलाइन KMnO4 रहेगा एसिडिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम में, तो आपको CH2OH को डायरेक्ट चेंज कर लेना है COOH में, कुछ भी इफ बट नहीं करना है। यानी कि यहाँ पे RCH2OH जो है ना बेटा, वो RCOOH में चेंज हो जाएगा, पहली बात अल्कलाइन KMnO4। या आप K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, ये भी आपका बहुत काम करेगा। तो अल्कलाइन KMnO4 लेंगे या आप K2Cr2O7 एसिडिफाइड आप लेते हैं, तो CH2OH जो है ना वो डायरेक्टली COOH में चेंज हो जाता है। हाँ बेटा देखो, एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी अल्कलाइन KMnO4 ना लेकर आपको जॉन्स रिएजेंट भी ले सकता है। जैसे मान लो CrO3 प्लस कॉन्क H2SO4, तो घबराने का नहीं है ना। तो यहाँ भी सेम प्रोडक्ट आपका RCOOH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रोडक्ट आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी प्रोडक्ट आएगा आपका। हाँ, दूसरा चीज, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनाकर आप चाहते हैं कि हमारा एल्डिहाइड बन जाए या कीटोन बन जाए, तो उसके लिए बेटा ध्यान देना है कि हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, है ना। तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया है। अब अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, तो देखो बेटा, माइल्ड वाले में आप जनरली PCC ले सकते हैं या PDC ले सकते हैं। तो ये माइल्ड है, ये क्या करेगा, एल्डिहाइड स्टेज पे जाकर स्टॉप कर देगा रिएक्शन को, या कीटोन स्टेज पे जाकर रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, या आगे बढ़ने ही नहीं देता है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लो RCH2OH है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने ले लिया PCC, अब PCC ले लिया, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है लेकिन माइल्ड होता है ना। ये बेसिकली CH2OH यानी 1 डिग्री अल्कोहल को, बेटा ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ उसको, ये 1 डिग्री अल्कोहल को जो है ये कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। जैसे एल्डिहाइड आपका 1 डिग्री अल्कोहल दे रहा था ना जब हम रिड्यूस कर रहे थे, वैसे ही अगर 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करिएगा तो ये आपको एल्डिहाइड दे देगा। और अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल को, बेटा ध्यान देंगे, अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे PCC के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपको मिल जाता है कीटोन, है ना। दिस इज योर कीटोन। तो भूलिएगा नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं सारा NCERT को रिवाइज करा दिया मैंने, है ना, पूरा NCERT इसी के अंदर सिमटा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आपको मिल जाएगा कीटोन, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि 3 डिग्री अल्कोहल आपने ले लिया, सपोज करो यहाँ पे मैंने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, है ना। जैसे देखो यहाँ पे मैंने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, दिस इज योर 3 डिग्री अल्कोहल। ये कार्बन जो जिससे OH लगा हुआ है ना, वो 3 कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और आपने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, सपोज करिए एक तो हमारा कोई भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है कि ऑक्सीडाइज होगा, पहली चीज। लेकिन अगर आप यहाँ कॉपर के प्रेजेंस में, कॉपर एट 573 केल्विन, है ना, ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेचर याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन कहा जाता है ना, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन कहा जाता है इसको। तो बेसिकली यहाँ पे इसके प्रेजेंस में अगर आप हीट करेंगे तो यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो OH जिस कार्बन से वो हमारा अल्फा हो गया बेटा, इसके बगल में बीटा, तो यहाँ से अल्फा से OH और बीटा से H निकलेगा, पर्टिकुलर यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन जाता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड CH
2 और यहाँ पे आपका CS3। ठीक है, तो ये कॉपर अगर 573 केल्विन या कभी कभी आपको 300 डिग्री सेंटीग्रेड भी दे सकता है। तो याद रखना ये स्पेशल केस होता है ना, स्पेशल केस होता है डिहाइड्रोजनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। लेकिन हम क्या करेंगे, देखो अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तब तो हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन तो करवाएंगे, अल्कीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। लेकिन अगर मान लो आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो, अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं ना, तो बेटा 2 डिग्री अल्कोहल अगर पैराडीनियम कॉपर एट 573 केल्विन आप लेते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पे एज इट इज जैसा हमारा पीसीसी में बन रहा था सेम प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल से हमें कीटोन मिल जाएगा, है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 बन जाएगा। और मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे CH3 CH2 OH ले लिया, अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया और आपने यहाँ पे कॉपर एट 573 केल्विन आप लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल आपका ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, CH3 CHO। तो बस आपको CH2OH को चेंज कर लेना है और CHO बना देना है। तो ये कुछ प्रोसेसेस है जहाँ पे आप किसी भी अल्कोहल को अदर प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो CrO3 आप ले लें, आप या तो PCC ले लीजिए, इनमें से कोई भी आप रिएजेंट यहाँ ले सकते हैं और यहाँ पे आपको एल्डिहाइड मिल जाता है। तो आई होप बच्चों की ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे रिएक्शंस अल्कोहल फिनॉल ईथर के। इसके दूसरे वीडियोस में मैं आपको कुछ और भी कन्वर्सन बताने वाला हूँ, इसको अच्छे से देखिए। देखिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, है ना। अब देखिए केमिकल रिएक्शंस में हम सबसे पहले फिनॉल का कुछ रिएक्शंस करेंगे अभी, है ना। देखिए फिनॉल का रिएक्शन कैसे होगा, तो देखिए फिनॉल बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है और इसके अंदर हम जो है मेनली रिएक्शन जो कराते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही कराते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ऐसी रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम यहाँ पे करेंगे। इसको सबसे पहले देखिए Br2 इन CS2 मीडियम, है ना, Br2 इन CS2 मीडियम में हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए आपके पास यहाँ पे Br2 इन CS2 मीडियम है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल हमें मिलता है वो मिल जाता है हमारा Br+, और ये Br+ हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो अगर कभी भी Br2 इन CS2 मीडियम हम यहाँ पे यूज करते हैं एट 273 केल्विन, तो हमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन्ड होता है, मिल जाता है। लेकिन अगर आप ब्रोमीन वाटर लेते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अगर आप ब्रोमीन वाटर लेते हैं और अगर आप फिनॉल का रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आपका Br यहाँ पे ऑब्टेन्ड, Br यहाँ पे मिलता है, जो कि आपके तीनों पोजीशन पे ऑर्थो पैरा ऑर्थो ये तीनों पोजीशन पे जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। बेटा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दूसरी चीज है कि अगर आप फिनॉल का रिएक्शन NaOH और CO2 के साथ कराते हैं ना, ये देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड योर कॉल्वेज रिएक्शन, कॉल्वेज रिएक्शन, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो अगर फिनॉल का रिएक्शन NaOH और CO2 के साथ कराते हैं, मैं यहाँ पे अलग से लिख के बता रहा हूँ, देखो जैसे आपका फिनॉल हो गया ना बेटा, फिनॉल का रिएक्शन जब आप NaOH के साथ कराएंगे तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे O- Na+ यहाँ सॉल्ट मिलता है, इसको बोलते हैं सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है ना। अच्छा, सोडियम फेनॉक्साइड बनने के बाद आपको CO2 के साथ, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, और चूंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे O- है ना, तो O- क्या होगा, एक एक्टिवेटिंग नेचर का होता है, तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड पोजीशन हमारा ये ऑर्थो पोजीशन होता है और यहाँ पे CO2 सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो CO2 सब्स्टिट्यूट होने के बाद हम एसिडिफाई कर लेते हैं, जैसे O- Na+ हुआ। अब यहाँ पे CO2 हमारा एसिड सब्स्टिट्यूट हो गया फाइनली, और CO2 जब सब्स्टिट्यूट होगा फाइनली हम इसको एसिडिफाई कर लेंगे और हमें यहाँ पे OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी COOH हमें मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड योर सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, है ना। तो सैलिसिलिक एसिड बनाने का हमारा तरीका होता है, तो फिनॉल से ही ये बनाया जाता है। अच्छा, ये तो बात समझ गए आप कॉल्वेज रिएक्शंस क्या है। कभी कभी अगर आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखो अगर जिंक डस्ट के साथ फिनॉल का रिएक्शन होता है
तो फिनॉल बेसिकली बेंजीन में कन्वर्ट कर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जिंक डस्ट के साथ आप इसको हीट करिए, यहाँ पे OH रिमूव हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लो फिनॉल का रिएक्शन सोडियम डाइक्रोमेट के साथ या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एसिडिक कंडीशन में अगर कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजोक्यूनियन बन जाता है। दिस इज योर बेंजोक्यूनियन। ठीक है बेटा, ये बेंजोक्यूनियन का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, आपको याद रखना है ना। दिस इज योर बेंजोक्यूनियन। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है रिएक्शन, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4। बेटा देखो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, सबसे पहले मैं बात डाइल्यूट की करूं, तो डाइल्यूट कंडीशन में चूंकि होता क्या है कि HNO3 में से जो इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट होता है NO2+, है ना, तो ये NO2+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, तो ये ऑर्थो पैरा पे ही सब्स्टिट्यूट हो पाता है। और एनसीईआरटी में आप जाइएगा थोड़ा सा इसको और ज्यादा डिटेल किया है इसने कि जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल होता है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल होता है, तो ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल बेसिकली आपका लेस एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोफेनॉल। लेकिन आपको ये पता होगा कि अगर हम जनरली चेक करें तो हमारा पैरानाइट्रोफेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि दोनों में +M इफेक्ट काम कर -M इफेक्ट काम कर रहा है। और -M इफेक्ट तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है, -M इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज डिफरेंट इन बोथ द कंडीशंस, सो वी चेक -I इफेक्ट। आप जानते हैं कि ऑर्थो पोजिशन पे -I इफेक्ट बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे OH के पास में ही है ना, तो जल्दी यहाँ पे पोलराइज हो जाएगा और H को जल्दी फायर करेगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो थोड़ा सा समहाउ कि आपका जो प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है यहाँ पे, है ना, एज कम्पेयर टू द पैरानाइट्रोफेनॉल, है ना। तो पैरानाइट्रोफेनॉल का जो एसिडिक बिहेवियर होता है थोड़ा सा आपका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो, लेकिन मेटा से दोनों ज्यादा होता है बेटा, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लो आपसे मेटा पे कंपेयर करने के लिए बोल दे, ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया पैरा, ये हो गया मेटा। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा पैरा वाले का होगा, और फिर ऑर्थो वाले का, फिर मेटा वाले का। ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और काम भी आएगा आपको। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि इन तीनों में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा किसका है, तो देखिए बेटा बॉइलिंग पॉइंट का जो मसला है वो आप कैसे हल करेंगे बता रहे हैं। जैसे देखो ये जो आपका पैरा वाला है ना, पैरा वाला, ये आपका इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो देखो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ इंटर, और ये जो फॉर्म करता है ना बेटा वो फॉर्म करता है इंट्रामॉलिकुलर, है ना, ये भी फॉर्म करता है आपका इंट्रामॉलिकुलर, सॉरी इंटरमॉलिकुलर, ठीक है। तो देखो अगर कायदे से देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या है, पैरा वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें मॉलिकुलर एसोसिएशन होता है ना। मॉलिक्यूल्स जो है बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं और पास पास आ जाते हैं, जिससे कि हमारा मॉलिक्यूल थोड़ा सा डेंस हो जाता है ना, थोड़ा सा डेंस हो जाता है, ये हमारा पैरा वाला। लेकिन ऑर्थो वाला क्या है, अपने ही फैमिली में ये बॉन्डिंग बना लिया, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट किया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अदर मॉलिक्यूल के साथ ये एसोसिएट नहीं होगा, एसोसिएशन नहीं होगा इसका। इसीलिए हम जानते हैं कि पैरा वाला जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू ऑर्थो ज्यादा होता है। और देखा जाए तो ऑर्थो का में इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका सबसे कम होगा। लेकिन हमारा इंटर वाले का देखो, मेटा वाले पे भी सबसे पहले हम पैरा, फिर करेंगे मेटा और फिर करेंगे हम ऑर्थो। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है बेटा, ध्यान रखिएगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिर आपका होता है मेटा वाले का, और फिर होता है आपका ऑर्थो वाले का। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज मोस्ट वोलाटाइल, है ना, तीनों में सबसे ज्यादा वोलाटाइल कौन है ना। तो देखिए बेटा वोलाटाइल का मतलब होता है कि स्टीम वोलाटाइल जनरली पूछा जाता है ना, वोलाटाइल। तो वोलाटाइल मतलब होता है कि जो इजिली वेपर में चेंज हो जाए। तो अगर इजिली वेपर में चेंज होगा तो वो होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम है, बहुत कम है। तो इंट्रा वाले के लिए आप देखिए कि इंट्रा वाले में हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बहुत ही वीक है ना। तो इंट्रा वाले का यानी कि ऑर्थो वाले का
स्टीम वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेटा, एज कम्पेयर टू पैरा वाले का सबसे कम होता है ना, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये बातें आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये आप एनसीईआरटी भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार लाइन बाय लाइन और क्लियर हो जाएगा, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो ये हमारा वोलेटिलिटी हो गया कि कौन ज़्यादा वोलेटाइल है ना। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर से भी सवाल पूछा जाता है, अगर पूछ दे तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए वेपर प्रेशर का भी सेम ही ऑर्डर रहेगा। तो देखो जो जल्दी बॉयल हो जाएगा, है ना, बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम है वो वेपर ज्यादा बनाएगा, है ना, वेपर ज्यादा बनाएगा, जल्दी बनाएगा, है ना, थोड़े टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर बनाएगा ये। तो वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी तो बेटा ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वोलेटिलिटी इसका ज्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है उसका वोलेटिलिटी ज्यादा है, जल्दी इजिली वोलेटाइल हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो देखो इतनी सारी बातें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुई हैं, आप इन बातों को याद रखिएगा। इतनी सारी डिटेल आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन नीट के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपको, ठीक है बेटा, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, अच्छा देखो डाइल्यूट वाले केस में तो मैंने आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, लेकिन कॉन्क वाले केस में देखिए, कॉन्क वाले में जो आपका नाइट्रोनियम आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, और जितने भी पोजीशंस हैं आपके ऑर्थो पैरा सारे पोजीशंस पे जहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है वहां पे ये जाकर सब्स्टिट्यूट कर जाता है ना। लेकिन डाइल्यूट वाले में वो 2 पोजीशन पे जाकर सब्स्टिट्यूट करता है, एक हमारा ऑर्थो पोजीशन पे, एक सेपरेटली पैरा पे, यानी कि दोनों आइसोमर में ऑब्टेंड होता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम पायरिडीन के साथ पायरिडीन के प्रेजेंस में हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखिए मेरा यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आता है। बेटा देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको एल्केनॉल के अंदर बताया था यहाँ ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे भी सेम आपको ईस्टर का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो OH है ना, और यहाँ पे क्या ले लिया आपने R-C⋯O और Cl ले लिया, है ना। तो यहाँ से बस Cl को हटा लो, यहाँ से H हटा लो, और यहाँ पे ऑक्सीजन और ये C⋯O R' आप जोड़ लो, यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए O हो गया, यहाँ पे C⋯O और R' बन गया। तो दिस इज योर ईस्टर, ये आपका ईस्टर बन जाता है, साथ में वाटर आपका रिलीज हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि ईस्टर बनाने के लिए हमें अल्कोहल चाहिए और एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे एनहाइड्राइड है, सेम मैंने आपको पिछला जो लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको यही चीज बताया था कि सब में एक लिविंग ग्रुप होता है। देखो जैसे आपका एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड में भी आपका एक लिविंग ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये बाहर चला जाता है, इसके साथ H चला जाएगा, और ये पर्टिकुलर जो है ये आकर यहाँ पे इस H को हटाकर यहाँ जुड़ जाता है। सेम उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आप एसिड बेस रिएक्शन कराना चाहते हैं, है ना, जैसे ये फिनॉल है आपका, फिनॉल का रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक बेस है, तो यहाँ पे ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटोन को हटा लेगा और यहाँ से OH हटा लेगा, तो OH और H मिलकर यहाँ वाटर बना लेता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सोडियम फेनॉक्साइड मिल जाता है। तो ये पर्टिकुलर हमारा सारा रिएक्शंस हो गया, जितने भी मैंने आपको रिएक्शन समझाया है, ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, कम से कम 1 से 2 बार आप जरूर देखिए मिनिमम टाइम्स, आपका जो कॉन्सेप्ट का लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बस इतना कर लो ना, नीट में तो एकदम क्रैक करके आओगे आप। चलिए अब हम बात करते हैं ईथर्स की, है ना। देखिए बेटा मैं एक चीज और आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि फिनॉल बनाने का और भी कई सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड आता है वो आपका है फ्रॉम क्यूमीन, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्यूमीन बनाता हूँ। क्यूमीन को बोला जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना, ये हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है। ठीक है, तो देखो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को सबसे पहले ऑक्सीडाइज करेंगे हम अभी, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। हमारा यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज योर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, है ना। ये भी आपको नीट में और जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है, और हम इसको अब क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे H+ मीडियम में, या हम NaOH यानी बेसिक मीडियम में कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर जो आपका यहाँ पे जो ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये जो पर्टिकुलर CH3CO दिख रहा है, ये हमें
यहाँ पे फिनॉल दे देगा, ये पर्टिकुलर डिकम्पोज करके यहाँ पे ये जो OH है इस वाले बेंजीन के इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपको कीटोन मिल जाता है, यानी दिस इज योर एसीटोन मिल जाता है एंड दिस इज योर फिनॉल। तो ये देखो ये फिनॉल बनाने का तरीका बेटा है ना, ध्यान रखिएगा फिनॉल कैसे बनता है वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए, है ना। फिनॉल बनाने का एक तरीका हुआ। अच्छा, फिनॉल बनाने का और भी कई सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप एनिलीन से अगर आपको कोई कह दे बनाने के लिए, तो एनिलीन आप ले लो NH2, बेंजीन के ऊपर आपका NH2 लग गया, इसको आप क्या करो HNO2, है ना, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर मेंटेन करो, और HNO2 आपका नाइट्रस एसिड कहलाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है ना। यहाँ पे आप ले लीजिए डाइजोनियम सॉल्ट N2+ और Cl-, पहले आपका डाइजोनियम सॉल्ट क्रिएट होता है, बनता है, फॉर्म होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद वार्म वाटर आप मिला लीजिए। यहाँ पे वार्म वाटर अगर आप मिला लेते हैं तो यहाँ पे अगेन जो आपका प्रोडक्ट बनता है दैट इज फिनॉल, है ना। तो ये दो मेथड भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये कैसे बन रहा है ना। बाकी रिएक्शंस तो आप बहुत अच्छे से देख लिए होंगे, है ना। दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अच्छा, एक रिएक्शन और मैं बताता हूँ, ये भी काफी ज्यादा बार पूछ चुका है ना एग्जाम के अंदर। जैसे आपका क्लोरोबेंजीन है ना बेटा, देखो क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल इजिली नहीं बना सकते, आप यहाँ फिनॉल बनाना चाहते हो तो क्लोरोबेंजीन आप यूज करते हैं फिनॉल बनाने के लिए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए 3 से 4 रीजन आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, वो 3-4 रीजन आपको असर्शन रीजन में सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए होता क्या है कि जब आप NaOH के साथ आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो भैया क्या करना होगा हमको, तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर प्रेशर का इशू है वो हम मेंटेन करेंगे, तो हमारा क्लोरीन जो है हट जाएगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो देखो होगा क्या कि जैसे यहाँ पे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक्चुअली में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया होता है ना। तो यहाँ पे रेजोनेंस में जब पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। तो OH के पास इतनी पावर नहीं है कि आप इसको हटा सकते हो। यहाँ पे OH इजिली तो रिमूव होगा नहीं आपका, तो OH रिमूव होगा नहीं, Cl रिमूव होगा नहीं, OH यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा नहीं। तो ये देखो बेसिकली होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक इन एरोमेटिक कंपाउंड SAR रिएक्शन होता है ना। न्यूक्लियोफिल का सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं। तो देखो इसके लिए क्या करना है कि जब आपके पास कुछ भी ना हो, जैसे कोई भी अदर कोई सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर ना लगा हो, ओनली क्लोरीन हो और NaOH हमने ले लिया, न्यूक्लियोफाइल ले लिया या बेस आप कहो इसको, तो यहाँ पे इस डबल बॉन्डेड कैरेक्टर को हमें क्या करना होगा, वीक करना होगा। तो इसके लिए 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे जो Cl है वो रिप्लेस हो जाएगा, NO2 उसको रिप्लेस कर देगा। दिस इज योर OH यहाँ पे फॉर्म कर जाएगा, यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक तो तरीका ये है कि आप टेम्परेचर ज्यादा दीजिए, टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो आपका फिनॉल बनेगा। लेकिन एक और, अगर आप चाहते हैं कि इतना ज्यादा आपके पास टेम्परेचर ना देना पड़े, तो आप क्या करोगे, तो आप NO2 को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। तो NO2 क्या इंट्रोडक्शन क्या करता है, क्या इन्फ्लुएंस डालता है इस रिंग के ऊपर। तो देखिए बेसिकली जो NO2 है ना, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है, यानी कि -M इफेक्ट शो करता है। अब -M इफेक्ट से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। जैसे शिफ्ट करेगा यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप कर जाता है। अब चूंकि न्यूक्लियोफाइल तो OH- है यहाँ पे, ठीक है बेटा, न्यूक्लियोफाइल हमारा OH- है। अब ये OH- इजिली अट्रैक्ट हो जाएगा इस वाले कार्बन के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप है ना। तो जैसे ही इस वाले कार्बन पे ये OH- अप्रोच किया, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पे देखो प्लस चार्ज डेवलप होगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, उतना ही इजिली हमारा न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होगा और यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका, यहाँ पे OH बन गया। देखो बेटा यहाँ पे OH बन गया, साथ में NO2 हमारा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप NaOH के साथ आप इसका रिएक्शन इजीली करा लोगे, नहीं, इसके लिए टेम्परेचर भी देना पड़ेगा 400 to 500 केल्विन। बट यहाँ पे एक आपके लिए एडवांटेज है कि हमें इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना है, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उतना ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है आपको,
ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि इतना टेम्परेचर भी ना देना पड़े तो क्या करना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा NO2 को सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए। जैसे NO2 अभी ऑर्थो पे लगाया तो NO2 यहाँ पैरा पे लगा दो, फिर NO2 यहाँ पे ऑर्थो पे लगा दो। इन तीनों पोजीशन पे NO2 आप लगा दीजिए और आप NaOH के साथ रिएक्शन चाहे तो भी करा सकते हो, नहीं तो आप सिंपल वाटर के साथ भी, वार्म वाटर के साथ भी ये रिएक्शन हो जाता है और आपको एक पिक्रिक एसिड देता है ना। पिक्रिक एसिड आप जानते होंगे, पिक्रिक एसिड है ना। जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा OH है और यहाँ पे तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूटेड है ना बेटा, ध्यान देना। यहाँ पे NO2 है तो दिस इज कॉल्ड योर पिक्रिक एसिड। और ये जो पिक्रिक एसिड है ये आपका बेंजोइक एसिड से जो आपका एसिटिक एसिड है उससे ज्यादा पावरफुल होता है। और ये बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ एकलौता पिक्रिक एसिड ही है जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये टेस्ट देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे डेरिवेटिव्स टेस्ट देते हैं, चाहे वो बेंजोइक एसिड हो चाहे वो अल्कनोइक एसिड हो, ये टेस्ट देता है। लेकिन पिक्रिक एसिड इसके अलावा अगर 2 NO2 भी रहेगा तो भी वो NaHCO3 का टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू RCOH की लगभग सेम ही होता है ना। बहुत अच्छा एसिड माना जाता है। दूसरी चीज है कि फिनॉल का एक टेस्ट होता है, FeCl3 टेस्ट, जिसमें वॉयलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप FeCl3 आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आपका O FeCl3 प्लस आपका फॉर्म करता है, सॉरी माइनस फॉर्म करता है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है। तो ये सिर्फ फिनॉल के अंदर होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल ही सिर्फ ये टेस्ट दे सकता है, फिनॉल के अलावा कोई और टेस्ट नहीं देता है। तो अगर आपको ये टेस्ट से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप इसको कंप्लीटली बताएंगे, जवाब देंगे, है ना। टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिनॉल आपका FeCl3 टेस्ट देता है। फिनॉल कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए टेस्ट नहीं देता है ना। ओनली अगर फिनॉल डेरिवेटिव्स की बात करें तो सिर्फ जो है हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ही सिर्फ ये टेस्ट देता है, उसके अलावा कोई भी टेस्ट ये नहीं देता है ना। तो देखिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। पहला हम प्रिपरेशन करेंगे और फिर हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे बेटा, ध्यान से देखो। देखिए सबसे पहले हम ईथर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। ईथर देखो, ईथर बनाने के लिए हमें चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। देखिए जैसे हम डिहाइड्रेशन करते थे, याद है आप लोग को, डिहाइड्रेशन जब हम कराते थे, देखिए डिहाइड्रेशन के अंदर हमारा क्या था, कॉन्क H2SO4 हम ले रहे थे, है ना। तो कॉन्क H2SO4, देखिए कॉन्क H2SO4 क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम मान लेते हैं यहाँ पे। अभी तो हमें चूंकि डिहाइड्रेशन ही कराना है ना, तो जैसे मान लो आपके पास CH3CH2OH है और हम यहाँ पे कॉन्क H2SO4 यूज कर रहे हैं और कॉन्क H2SO4 यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने टेम्परेचर कुछ ज्यादा दे दिया, जैसे 443 केल्विन हम टेम्परेचर दे रहे हैं। तो इस टेम्परेचर पे यहाँ पे एलिमिनेशन फेवरेबल होता है, यानी कि E2 एलिमिनेशन हमारा फेवरेबल होता है और एलिमिनेशन से यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, पानी कंप्लीटली बाहर निकल जाता है। लेकिन बेटा ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो, देखो ईस्टर के लिए हमें 1 डिग्री अल्कोहल ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो और इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और आप यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, आपको जो रीजन चाहिए वो डेट इज कॉन्क H2SO4 ही चाहिए, लेकिन अगर टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल करके आप 413 या 14 आप केल्विन ले लेते हैं तो ये पर्टिकुलर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये ईथर का फॉर्मेशन कर देता है। बाकी मैकेनिज्म आप, हमारा जो वीडियो है आप वहां पे सब जाके देखिए, वहां प्लेलिस्ट में अच्छे से मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे एलिमिनेशन होगा, कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन यानी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हमारा यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर हम लेते हैं, SN2 फेवर करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से हम ईथर नहीं बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो यहाँ पे हम ईथर नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पे जो कंडीशन आ जाता है वहां एलिमिनेशन का कंडीशन होने लगता है। ज्यादातर केसेस में कॉन्क H2SO4
अगर हम 3 डिग्री की बात करें तो वहाँ एलिमिनेशन फेवर करता है, वहाँ बनता है। तो कई सारे ऐसे कंडीशंस हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले ईथर अगर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अल्कोहल के साथ अल्कोहल को हमें डिहाइड्रेट करना होगा, लेकिन कंट्रोल टेम्परेचर पे, डेट इज 413 केल्विन, है ना। यहाँ पे हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा आपका एक विलियमसन सिंथेसिस होता है। बेटा ध्यान से देखिएगा विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है। जैसे विलियमसन सिंथेसिस में हमें चाहिए सोडियम अल्कोक्साइड, है ना, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं अल्काइल हैलाइड के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल है और हमें पता है कि अल्काइल हैलाइड एक ऐसा सबस्ट्रेट है जहां जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पे R के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहाँ X को बाहर कर लेता है। तो ये आपका बन जाएगा R-O और R। देखो ये हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस होता है कि आपका जो अल्काइल हैलाइड है ना, आपको ईथर चाहिए ना, तो आपको अल्काइल हैलाइड कैसा सिलेक्ट करना होगा। बेटा ध्यान रखना कि अल्काइल हैलाइड आपको 1 डिग्री लेना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो तो अल्काइल हैलाइड हमें 1 डिग्री लेना होगा। और ये जो आपका पर्टिकुलर जो दिख रहा है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल, ये आप 1 डिग्री ले सकते हैं, आप 2 डिग्री ले सकते हैं, आप यहाँ पे 3 डिग्री ले सकते हैं। ये कोई भी आप यहाँ डिग्री ले सकते हैं। इन तीनों केसेस में आपका यहाँ पे जो 1 डिग्री हैलाइड है वो आपका ईथर का फॉर्मेशन करता है। लेकिन गलती से भी अगर आप 2 डिग्री या 3 डिग्री ले लेते हैं हैलाइड को, तो फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ना होकर एलिमिनेशन फेवर करता है। तो R-O-Na आप ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने R- 1 डिग्री लिया और आपने यहाँ पे 3 डिग्री हैलाइड को रखा, 1 डिग्री आपने सोडियम अल्कोक्साइड लिया है और 3 डिग्री हैलाइड रखा है ना, तो फिर यहाँ पे एलिमिनेशन फेवर करता है। मेरी बात अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, है ना। अगर आप 2 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पे दोनों बनने का चांसेस है। फिर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कंडीशन कैसा है। तो 2 डिग्री में आपका सब्स्टिट्यूशन भी बन सकता है, यानी ईथर भी बन सकता है, और साथ में आपका एलिमिनेशन भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, नहीं। तो यहाँ पे अगर आप इसको अगर आप 1 डिग्री लेते हैं और यहाँ 2 डिग्री लेते हैं तो यहाँ मोर चांसेस है, अगर हीट का कंडीशन लिखा हुआ है, हीट लिखा हुआ है, तो मोर चांसेस है कि यहाँ पे एलिमिनेशन फेवर करेगा। और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है आपका रिएजेंट का, तो वहां पे मोर चांसेस है कि SN1 से काम आपका चल जाएगा। तो देखिए SN1, SN2, E1 और E2 ये सारे पैरेलल चलते हैं, है ना। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को देख के या जो हमारा रिएजेंट है उसको देख के हम ये कंफर्म डिसाइड कर सकते हैं हमारा यही प्रोडक्ट बनेगा। 1 डिग्री में तो आसान है, 1 डिग्री हैलाइड रहेगा तो आसान है, आप बना दोगे ईथर। 3 डिग्री वाले में भी आसान है क्योंकि वहां आप अल्कीन बना दोगे, लेकिन 2 डिग्री में बड़ा कंफ्यूजन होता है क्या बनना चाहिए। तो देखिए बेटा 2 डिग्री वाले में अदर कंडीशंस फिर फॉलो करना होता है, अदर कंडीशन चेक करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट चेक करना पड़ता है, या आपका जो स्टेरिक फैक्टर है वो उसको देखना पड़ता है, या हीटिंग कंडीशन है उसको देखना पड़ता है। तो एलिमिनेशन में तो कंफर्म है वहां पे हीट रहेगा ही, थोड़ा रहे चाहे ज्यादा रहे, हीट रहना है। वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहां ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। तो विलियमसन का कॉन्सेप्ट हो बच्चों की आप क्लियर कर लिए होंगे, अच्छे समझ में आ गया होगा। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और बाकी आपको अगर डिटेल समझना है तो हमारा प्लेलिस्ट आप जाइए, वहां देखिए, बहुत अच्छे से वहां पे मैंने हर चीज को क्लियर किया है। देखो बेटा मैं एक रिएक्शन आपको बता रहा हूं यहाँ पे। जैसे ये आपका फिनॉल है, ठीक है। अगर आप फिनॉल का रिएक्शन, सबसे पहले आपको दिया हुआ है NaOH और दूसरा आपको दे दिया यहाँ पे CH3 और Cl, और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले NaOH के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड। दिस इज योर सोडियम फेनॉक्साइड। इसका रिएक्शन अगर आप CH3Cl के साथ कराइएगा तो O- यहाँ पे इस CH3 के ऊपर अटैक करके Cl को बाहर कर देगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म कर जाता है डेट इज OCH3, यानी कि इसका नाम है हमारा एनीसोल, है ना। इसको हम कहते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी। दिस इज योर मिथॉक्सी बेंजीन, है ना। तो बेटा ये बात अच्छे से आप दिमाग में रखिएगा, मिथॉक्सी बेंजीन बनता है। तो चूंकि O- आपका क्या हो गया,
यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो गया, और यहाँ पे CH3 के ऊपर ये अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 के ऊपर प्लस चार्ज होता है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा एनिसोल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको दिमाग में रखना है, बहुत काम करता है ये, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, ईथर का हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। तो देखिए ईथर के लिए हम कुछ रिएक्शंस को अभी देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, चूंकि यहाँ पे लिखने का काम आ जाएगा। तो हमारे साथ यहाँ पे अभी ट्यून हो जाइए अच्छे से, अभी कोई जाएगा नहीं, यहीं पे रहेगा। कॉपी और पेन निकाल के रखिए और इस रिएक्शन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए ईथर का रिएक्शन सबसे पहले हम HX के साथ कराते हैं। देखो बेटा HX के साथ बड़ा आसान सा रिएक्शन होता है। देखिए HX के साथ अगर आप कोल्ड एंड डाइल्यूट HX लेते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ROR ले लिया और हमारा रिएक्शन हो रहा है HI के साथ। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले कि H कहाँ जाएगा। सपोज करो कि R-O अगर यहाँ पे हमने ले लिया और इसके साथ जिसके साथ O रहेगा, जिस R के साथ O रहेगा उसके साथ आपको H ही देना है ना। और जो अकेला बचेगा R उसके साथ आयोडीन आपको लगाना है, बस ये ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले हम प्रोटोनेट करते हैं इस वाले पर्टिकुलर को। तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्रोटोनेट किया है तो ये बन गया R मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। अब सवाल आता है कि I माइनस कहाँ पे अटैक करेगा। तो देखो बेटा एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि I माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल आपका अगर दोनों तरफ स्टेरिक क्राउडिंग कम है या 1 डिग्री है तो लीस्ट स्टेरिक क्राउडिंग पे आपका जो I माइनस है वो अटैक करता है। तो यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे R आपका लगा हुआ है CH3 CH2 और O और CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको दिया गया है HI। तो देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, स्टेरिक हिंड्रेंस एज कम्पेयर टू दिस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ भी 1 डिग्री, इधर तो नॉर्मल है, इधर 1 डिग्री है। तो जो नॉर्मल वाला साइट रहेगा ना वहां पे आयोडीन का अटैक इजीली हो जाएगा। तो यानी कि CH3I आपका फॉर्म करता है। थोड़ा सा स्टेरिक क्राउडिंग का इशू आ गया, इसी वजह से यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर है ना ये अल्कोहल बना लेता है। ऑक्सीजन के साथ ये CH2 CH3 रहता है, तो ये पर्टिकुलर अल्कोहल बना लेता है, ठीक है ना। तो ये बात अच्छे से दिमाग में रखिएगा, और यहाँ पे CH3I का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो हो गया। अगर मान लीजिए कि एक साइड में आपका 3 डिग्री है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने CH3C ले लिया और यहाँ पे OCH3 ले लिया, और आपने यहाँ पे HI के साथ इसको रिएक्शन कराया। तो बेटा देखो यहाँ पे अगर आप प्रोटोनेट करेंगे तो यहाँ पे तो प्रोटोनेशन के बाद तो H लगेगा, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब सवाल आता है कि ये पर्टिकुलर, देखो मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ। एक तो हमारा ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अलग होकर यहाँ अल्कोहल बना ले, या तो ये पॉसिबिलिटी है, या तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि ये पर्टिकुलर जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल बना ले, है ना। इन दोनों में क्या पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए कि अगर ये छोटा वाला CH3 बाहर निकलता है तो यहाँ कार्बोकैटायन ये फॉर्म कर जाता है ना। ये बेसिकली कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन बन गया। तो ये कार्बोकैटायन आपका जो है ना वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, जो कि ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे 339 और 336 और 39 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है। तो आपको यहाँ पे आयोडीन माइनस को अगर अटैक कराना है तो उस कार्बोकैटायन पे जाइए जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो ये I माइनस का अटैक आप यहाँ इस कार्बन से कराएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो कभी भी गलती से भी यहाँ पे अगर एक साइड में 3 डिग्री रहे, एक साइड में नॉर्मल रहे, तो कभी भी गलती से यहाँ पे रिएक्शन जो है लिस्ट क्राउडिंग के बेस पे मत करेंगे, नहीं करेंगे, यहाँ SN1 के बेस पे करेंगे आप, है ना। सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑर्डर 1। तो I माइनस जो है वो सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, सिर्फ सबस्ट्रेट के स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो I माइनस इस कार्बन पे अटैक करके यहाँ पे बनाएगा CH3 CH3 और CH3, और यहाँ पे आपका I हो गया, साथ में CH3OH हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये I बन गया। हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है और आप यहाँ HI के साथ इसका रिएक्शन कराना चाहते हैं। तो बेटा देखिए HI के साथ अगर आप रिएक्शन कराना चाहते हैं तो आपको ये चेक कर लेना है कि आयोडीन जो है वो किस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। या तो हमारा इस कार्बन पे अटैक करे, देखिए, या तो हमारा इस कार्बन पे अटैक करेगा, या तो हमारा इस कार्बन पे अटैक करेगा। यही 2 साइट है ना। तो देखिए इस साइड पर अटैक ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है
वो यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया है। तो पार्टिसिपेट करने से क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया, और जैसे ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा यहाँ पे आयोडीन का अटैक बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ अटैक नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन चूंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लिंक है, इसीलिए प्लस एम इफेक्ट की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे इजिली हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि आई को अटैक अगर करना होगा तो इस कार्बन से करना होगा, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3I बनेगा, और साथ में ये बेंजीन के साथ O लगा रहेगा, और सिर्फ H लगा दो HI का, तो यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। तो इस केस में आपका फिनॉल बन जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस फेनॉल, है ना। आपको 4 रिएक्शन दे देगा, आपको बताना है कि फेनॉल किस में प्रोड्यूस होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अगर आपको फेनॉल नहीं बनाना है, मान लो कोई और प्रोडक्ट बनाना है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास CH3OH दे दिया, ये अल्काइल अल्कोहल है। बेटा देखो ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, दिस इज योर एल्काइल अल्कोहल, क्योंकि बेंजीन के बाहर CH2 उसके साथ OH लगा हुआ है। तो जब आप HI के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि I कहाँ पे अटैक करेगा, है ना। तो देखिए I का जो अटैक होगा, I का जो I माइनस है, यहाँ पे H के ऊपर प्लस है, या तो हमारा इस कार्बन पे अटैक होगा, ठीक है ना, या तो हमारा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लूं, देखिए CH2OCH3, है ना, OCH3। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, HI के साथ रिएक्शन कराना है। तो आयोडीन I माइनस है, तो यहाँ पे 2 साइट है, एक साइट ये हो गया, एक साइट ये हो गया। तो देखिए अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे पहले प्रोटोनेट कर देते हैं, है ना, प्रोटोनेशन हो गया मेरा। प्रोटोनेशन होने के बाद सवाल है कि यहाँ से ये पर्टिकुलर बॉन्ड टूटेगा या ये पर्टिकुलर बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो अगर हम इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमारा जो कार्बोकैटायन बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, CH2+ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बोकैटायन है ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, और जब रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा तो आयोडीन माइनस यानी I माइनस यहाँ पे इजिली अटैक करेगा, है ना। तो ये पर्टिकुलर जो कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे ये मोर इजिली स्टेबलाइज है और ज्यादा स्टेबलाइज है, इसीलिए आयोडीन का अटैक इस बार जो है वो CH2 डायरेक्ट जो लगा है ना बेंजीन के साथ, उसके साथ अटैक करेगा, यानी CH2I का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में हमारा मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। चलिए, तो ये ईथर का कुछ रिएक्शंस है। अच्छा, अब देखिए मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ आपको क्लियर कर देता हूँ कि ईथर के लिए हमारा जो रिएक्शन है वो क्या होता है। जैसे हमारा अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे Br2 और इथेनोइक एसिड है ना। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपका रिएक्शन, है ना। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये ईथर है, OCH3 हमने ले लिया। इसका रिएक्शन सबसे पहले हम करा रहे हैं Br2 एंड इथेनोइक एसिड के साथ, तो देखिए बेटा ये हमारा बेसिकली एनिसोल हो गया, है ना। तो चूंकि एनिसोल में जो आपका ऑक्सीजन है OCH3 है, ये +M इफेक्ट शो कर रहा है ना। और चूंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन जब देता है तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होता है ना, इधर देखो ये जो आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली ऑर्थो और पैरा पे जाता है। तो आपका जो Br2 इथेनोइक एसिड है, यहाँ पे जो रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल दैट इज Br+, और यहाँ पे आपका जो Br+ है वो आपका ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, इन दोनों पोजीशन पे एक मिक्सचर ऑफ आइसोमर बनता है, यानी कि पैरा ब्रोमो एनिसोल बन जाता है और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल बन जाता है, जो कि हमारा ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा, अगर नाइट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कॉन्क HNO3 अलॉन्ग विथ कॉन्क H2SO4। तो ये दोनों मिलकर हमें जो इलेक्ट्रोफाइल रिलीज करता है, देता है, दैट इज NO2+। अब ये देखो बेटा NO2+ यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। एक तो हमारा ऑर्थो पे NO2 आएगा जो कि माइनर प्रोडक्ट होगा, साथ में एक और मिक्सचर बनता है, एक और आपका प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे NO2 पैरा पोजीशन पे। तो पैरा वाला हमारा क्या हो जाता है बेटा, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, है ना, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। अच्छा, अगर हमने एनिसोल को सपोज करेंगे, अगर हम इस एनिसोल का रिएक्शन हम कराते हैं, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं, सपोज करो हम यहाँ पे CH3Cl
है ना, और एनाहाइड्रस AlCl3 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। तो आपको पता है कि एनाहाइड्रस AlCl3 और CH3Cl जो है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल CH3+ मिलता है, जो कि एक ऑर्थो एन पैरा पोजिशन पर जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है OCH3, और यहाँ पे हमारा CH3 और एक प्रोडक्ट हमारा आएगा पैरा पोजिशन पे, दैट इज CH3। एंड नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन हमारा फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। बेटा ध्यान से देखिएगा, एसाइलेशन में भी बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। यहाँ भी सेम चीज, एनाहाइड्रस AlCl3 जब हम लेते हैं तो AlCl3 और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन होता है और AlCl4 बनता है और यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप करता है। एंड सेम जो प्लस चार्ज आप यहाँ देखते हैं, वो प्लस चार्ज आपका यहाँ पे आकर C+O और CH3 का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे आपका ऑर्थो एन पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, C+O और CH3। ठीक है, तो ये हमारा देखिए, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आई होप बच्चों की ये जो अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो चैप्टर है वो आपके लिए सफिशिएंट है। मैंने हर तरह के कॉन्सेप्ट्स को आपको सिखा दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका एप्लीकेशन हमारे क्वेश्चंस में दिखेगा। तो इसके बाद का जो वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, ये हमारे सारे क्वेश्चंस के ऊपर होगा, है ना। तो जितने बच्चे को जेई और नीट का एग्जाम देना है, ये वीडियो जरूर देख के जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस का सिलसिला, मिशन मैराथन क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं।